नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के उस बयान की जिसमें निकाय चुनाव में हार के लिए 4 शीर्ष नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने निकाय चुनाव में हार के लिए कांग्रेस के नेताओं में आपसी सामंजस्य की कमी को जिम्मेदार ठहराया। भगत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सीनियर नेता सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित रह गए। यदि सामूहिक नेतृत्व में प्रदेश भर में प्रचार किया जाता तो चुनाव के परिणाम ऐसे नहीं होते। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने ईवीएम का भी रोना रोया और कहा कि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो भाजपा जीतती है, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो कांग्रेस जीतती है, जिस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कांग्रेस को आत्मावलोकन करने की सलाह दी और कहा कि कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम का रोना रोती है। तो क्या अमरजीत भगत के मुताबिक कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व निकाय चुनाव में एकजुट नहीं था और हर बार हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाकर कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं का मनोबल तो नहीं तोड़ रही? आज चर्चा करेंगे इसी पर। उससे पहले बयानों पर एक नजर। ईवीएम का जो कमाल है वो तो बेमिसाल है। जब बैलेट पे चुनाव होता है तो कांग्रेस जीतता है और ईवीएम पे होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतता है। तो ईवीएम देवता का जो कृपा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेहरबानी है और उन्हीं की मेहरबानी से सब हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं, उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े, खुद आत्मावलोकन करे। चलिए, राजनीति में हार जीत का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन चीजें तब मजेदार हो जाती हैं जब कुछ ऐसे विचित्र बयान आए। खैर, इसी पर चर्चा करेंगे। नंदम पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रगति वाजपेयी कांग्रेस से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नागेंद्र जी, इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के पास जाए, ये ईवीएम को लेकर हमेशा बात होती रहती है। क्या अब ये महसूस होने लगा है कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव हार जाते हैं उन्हें उनके पास हार को लेकर भी एक ठीक ठाक रणनीति होनी चाहिए कि हार गए हैं तो क्या बयान दे, उसकी भी थोड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाए, या हर बार ईवीएम को बलि का बकरा बना दिया जाता है? अभिषेक जी, वाकई में आज के दौर में ये सवाल जो है बहुत ही प्रासंगिक हो जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी उन गलतियों को नहीं देख पाते। उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि वो जनता के बीच अपना प्रभाव कैसे बनाए, किस तरीके से जनादेश को अपने पक्ष में करे। इसके लिए उनकी जो तैयारी है उसमें बहुत सारी कमजोरियां नजर आती है। हम लोग अनेकों बार निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और वहाँ के अधिकारी जो है वो बड़ी जिम्मेदारी से इन चीजों को प्रूफ करके बताते हैं कि ईवीएम को लेके जो तमाम इस तरीके की खबरें आती है वो तमाम झूठी रहती हैं। कहीं इसमें ना कोई टेम्परिंग नहीं हो सकती, और जिस तरीके की बातें हमेशा कुछ ऐसे वीडियोस भी जारी कर दिए जाते हैं नकली चकली, जिसमें वो उसमें पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं या कुछ भी, तो ये चीजें जो है कहीं प्रूफ नहीं की गई है। इसके लिए उन्होंने दावा किया है कि अगर कोई इस तरीके की चीजें उनके सामने लाए तो फिर इस पर बात हो, लेकिन आज तक कभी इसको किसी ने प्रूफ नहीं किया है। लेकिन ये एक बड़ा कारगर हथियार बन गया राजनीतिक दलों के लिए। जब भी वो परीक्षा में फेल होते हैं तो वो अपनी मार्कशीट के अंकों को ठीक से जांचने की कोशिश नहीं करते और ये कोशिश नहीं करते कि उन्होंने इसके लिए मेहनत नहीं करी। सिर्फ वो ये कोशिश बताने लगते हैं कि ये मार्कशीट ही गलत प्रिंट हो रही है, ये मशीन ही खराब है जिसमें ये सब काम हो रहा है। ये चीजें अब जनता भी समझने लगी है, उनको भी ये बात तो समझ में आ रही है और बहुत लोग प्रबुद्ध हो गए। वो आज उनको चुनना पसंद करते हैं किसी भी स्तर में, त्रिस्तरीय में देखे, आप लोकसभा देखे, विधानसभा देखे, नगरीय निकाय देखे,
वो काम करने वाले लोगों को चुनना चाहते हैं, जिनके पास अपना विजन हो स्पष्ट, जो आम जन के लिए कुछ योजनाएं बनाए और वो सारी चीजें करे जिसको जनता जिसकी अपेक्षा करती है। जैसे कि वो बिल्कुल आम जनता चाहती है कि उन जो पैसा आता है वो जनधन ही है, जनता से ही कलेक्ट किया हुआ पैसा जो है वो जनता के ही हित में खर्च होना है। तो इसके लिए जो जिम्मेदारी से इसका नियोजन कर सके उसको वो चुनना पसंद करते हैं। तो इस चीज को आपको साबित करना होगा और भ्रष्टाचार को दूर करना होगा। जनहित की जो योजना है वो बेहतर तरीके से बने और उसका इम्प्लीमेंट हो, इस पे आपको काम करना होगा। और जब आप इसमें फेल होते हैं कहीं पे तो जनता आपको खारिज करती है और आप उसका जी। ठिकरा अगर आप बैलेट पेपर पे, ईवीएम मशीन पे या इस तरीके की चीजों पर डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धोखा देते हैं। जी। प्रगति जी आप तक, अच्छा चलिए उन तक अभी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, कुछ कनेक्टिविटी इशू चल रहा है। चलिए बीजेपी के पास आते हैं। गंधर्व जी, हमेशा बात होती है इलेक्शन की, हालांकि इस बार अमरजीत भगत ने सिर्फ ईवीएम को दोष नहीं दिया, पार्टी के सीनियर नेताओं को भी दोष दिया है कि उनके बीच में जो है लगातार अंतर्कलह बनी हुई है और बीजेपी भी लगातार इसी चीज़ को टारगेट करती है कि पार्टी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आज भी अरुण साहब यही बात कर रहे हैं, जिसका फायदा जो है बीजेपी को लगातार मिलते आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार और आदरणीय नागेंद्र जी ने बताया कि जनता जो है, जो लोग, जो पार्टी जन धन का जो उपयोग है वो जनता के हित के लिए पूरी ईमानदारी से करे, ऐसे लोगों का ही चुनाव करती है। तो उसी के परिणाम हमको छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिले। और आदरणीय पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत भगत जी ने जिस प्रकार से कहा है, तो ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति जब से सत्ता पे काबिज हुए थे तब से बनी हुई थी, क्योंकि इनके भीतर ही बंदर बाट का खेल चालू हो गया था। विभिन्न जगह मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बता चुका हूं किस प्रकार से केंद्र से जो फंड आते थे उसका पूर्णतः दुरुपयोग किया जाता था और आम जनता इन सभी चीजों को लगातार देख रही थी। फिर आती है संगठन के स्तर पर बात। तो जब चुनाव की घोषणा हुई और जब चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन करने का आखिरी डेट निकल गया, उस टाइम तक के भी कांग्रेस के लोग अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से टिकट की भी बंदरबाट और खरीद फरोख्त के आरोप जो उनके कार्यकर्ता अपने स्वयं लगा रहे थे वो कितनी सत्य है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो पूर्व में जोन अध्यक्ष रहे, एमआईसी सदस्य रहे, जो ये दावा करते रहे हमने जोन में काम किया है, हमने अपने वार्ड में काम किया है, ऐसे सभी लोग निर्दलीय लड़े और उसमें भी काफी सारे कांग्रेस के लोग हार गए। तो इससे ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि आम जनता का पूरा विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर है कि पूर्ण संकल्प के साथ कोई हमारे लिए विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वर्तमान में हमने देखा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, चाहे आप सरगुजा की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में आप रायपुर की बात कर लीजिए, दुर्ग भिलाई की बात कर लीजिए, बाहर से बांग्लादेशी लोग मिल रहे हैं जिन्हें पिछले 5 सालों में बसाया गया, उनकी आइडिया जब्त हो रही हैं। फिर एक तरफ छत्तीसगढ़ की जनता ये भी उदाहरण देखती है कि जब राम लल्ला के दर्शन के लिए कांग्रेस वालों से कहा जाता है तो वे उसका विरोध कर देते हैं। फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी सदस्यों को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बोलते हैं कि आप आके महाकुंभ में स्नान कीजिए, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व के तौर पे आप एक पुण्य स्नान कीजिए, तो उसका भी एक तरीके का विरोध कांग्रेस पार्टी में चलता है। अभी राजिम कुंभ चल रहा है जिसका भी अंतर विरोध चल रहा है कि वहां जाएंगे तो वहां की जो उचित व्यवस्था है उसमें बीजेपी की वाहवाही हो जाएगी। आप आज देखेंगे आज छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान चल रहे हैं और नक्सल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया है, आज पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा हुआ है किसी भी क्षेत्र में किसी नक्सली ने चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ तक कि हिडमा के गांव में भी आज चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। तो ये हमारा वर्क पॉलिटिक्स ऑफ वर्क है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है जिसपे हम बात करते हैं और 5 साल जो जनता ने सहा उसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं सही है कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अगर हार भी हुई है तो मुद्दों के कारण और जीत भी होती है तो मुद्दों पर होती है। लेकिन सवाल ये है क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी तो तब आप भी यही सवाल उठाते थे। राज्यों में जब विपक्ष के तौर पर बीजेपी थी तो आपने भी उसी चुनावी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए, चाहे वो ईवीएम की व्यवस्था हो या सरकारी मशीनरी की। तो आज अगर आप इतना कॉन्फिडेंस जता रहे हैं मौजूदा व्यवस्था पे
तो उस पर भी कई सारी ऐसी चीज़ें इसको लेकर सवाल उठते हैं। अब मसलन अगर देख लीजिए, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान होना है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक केंद्रीय मंत्री बैठेंगे। अब एक साधारण सा सवाल ये उठता है कि जो प्रधानमंत्री खुद अपना मंत्री चुनता है, वो कैसे खिलाफत करेगा अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ? तो ये 2 अगेंस्ट 1 हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, उनको एक नेता प्रतिपक्ष हैं वो, तो उनके पास एक जवाबदेही है। क्या वो स्थिति पारदर्शी थी? अब उसमें कौन कौन लोग हैं जो उचित हैं, नहीं हैं, उनकी सारी चीजों को वो पब्लिक डोमेन में रख सकते हैं। ऐसी कोई स्थिति है नहीं। वो वहां पर रहेंगे और निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र एक मजबूत प्रक्रिया है जिसका समर्थन पूर्णतः राहुल गांधी जी को करना चाहिए। और सभी के साथ मिलकर मैं तो चाहता हूं कि सभी अपने सामंजस्य से जो सबसे उपयुक्त हो ऐसे किसी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण दायित्व दे, चाहे वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हों और नेता प्रतिपक्ष जी हों। और रही बात ईवीएम पर जो दोष की आप बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी ने पूर्व में कहा, या अभी वर्तमान की बात है, तो अभी जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमे चले उसमें उच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि ईवीएम से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो हम सुप्रीम कोर्ट का जो उच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश है उसको सर्वसम्मति से मान्य करार करते हुए उस पे आगे चल रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे चुनाव आयोग ने भी बीच में चैलेंज किया था कि जो भी पार्टी चाहती है वो हम ईवीएम मशीन दे देते हैं, सामने रख देते हैं, आप उसमें बिना कोई छेड़छाड़ किए उसको कहीं से हैक करके दिखाइए या कुछ करके दिखा दीजिए। उसका भी एक उन्होंने विंडो दिया था कि इसमें आप कर सकते हैं। तो कोई भी देश के जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उसमें से नहीं गए, क्योंकि वो आरोप अगर उनका गलत सिद्ध हो जाता तो उनकी जो वो ईवीएम को एक ढाल बनाकर चल रहे हैं वो नष्ट हो जाता। मशीन पर सवाल नहीं है, मशीनरी पर भी सवाल उठ रहा है। अभी मसलन अभी हाल ही में जो बड़ा आरोप लगाया गया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कि अचानक से ये वोटर लिस्ट में इतने नाम कैसे जुड़ गए, ये जो डिस्क्रिपेंसीज है उनको लेकर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कोई भी सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं होता कि उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकते, और इतना खराब भी नहीं हो सकता जितना शायद विपक्ष बता रहा है। लेकिन ये जो सवाल उठ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं लाजमी है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने एक बात कही थी कि क्योंकि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के जो नेता है वो और प्रधानमंत्री मिलकर चुनाव आयुक्त का चयन करते थे, पर उन्होंने इसे गलत ठहराया। खैर, ये भी एक अलग राय है और ये कहीं ना कहीं ये राय सही भी हो सकती है कि जुडिशरी के ऊपर इतना क्यों डिपेंडेंसी हो, वो भी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड होना चाहिए उसके लिए। लेकिन क्या ये सही है कि वहां पर, चलिए मैं इसको थोड़ा बदल देता हूँ, मान लीजिए मनमोहन सरकार है और उसमें प्रधानमंत्री और जयराम रमेश बैठ रहे हैं मंत्री के तौर पर और विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये निष्पक्ष चुनाव हो सकता है एक चुनाव आयुक्त का? देखिए, चुनाव जो है वो पक्ष और निष्पक्ष के लिए नहीं होता। चुनाव आयोग के जो उच्च अधिकारी का जो चुनाव है वो होता है इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, एक ऐसे कंधों पे दायित्व देने के लिए जिसके ऊपर सभी भरोसा कर सकें। तो इसमें सर्वसम्मति होना जरूरी है और ऐसे ही किसी व्यक्ति का चुनाव उसमें होना, मुझे लगता है जहां तक चांसेस रहते हैं ऐसे ही व्यक्ति को चुना जाता है जिसमें सबको भरोसा हो। पर अंतिम में होता क्या है, जब चुनाव परिणाम एक दूसरे के खिलाफ आने लगते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसी प्रक्रिया को ढाल बना लिया जाता है कि इस प्रकार की चीजें हुई। रही बात महाराष्ट्र की कि वहां पर वोटर्स की संख्या अचानक से बढ़ गई, तो ये आमतौर पर देखा गया है जिस भी प्रदेश में चुनाव की तिथि नजदीक आ जाती है या चुनाव संपन्न होने वाले रहते हैं तो वहां विभिन्न राजनीतिक दल हो या चुनाव आयोग हो या वहां के जो लोकल बॉडीज हैं, जो बूथ के बीएलए हो, सब ओवर एक्टिव होकर के जो भी मतदाता 18+ हुए हैं जिनका वोटर आईडी नहीं बना है, ऐसे सभी लोगों से संपर्क करना चालू कर देते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना नाम जुड़ाइए। अब लोकसभा के समय से प्रक्रिया आरंभ थी जिसको पूर्णतः अपडेट करते हुए यही तो सवाल है ना सर कि कुछ समय पहले ही तो लोकसभा चुनाव वहां पे हुए थे, कुछ महीनों पहले हुए थे वहां पे। उसके बाद अगर आप 8 महीने में देखें इतना बड़ा शिफ्ट आएगा तो क्या उस पर सवाल उठना लाजमी नहीं है? देखिए, लोकसभा चुनाव के समय बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जो अपना वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में एक जागरूकता फैली। उसके बाद जो देशव्यापी रिजल्ट आया, जिस प्रकार से वो न्यूज चली, सारी चीजें हमने देखी, तो उसमें मतदाता भी जागरूक होकर के बढ़ चढ़ के अपनी वोटर आईडी वगैरह बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ गए। उसके साथ ही साथ जितने बीएलए और बूथ स्तर के लोग हैं जो काम करते ऑफिशियल्स, उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई है। और इस प्रकार की चीजों का आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है
कि ये सब प्रक्रिया जो जिस प्रकार की बयानबाजी विपक्ष और विपक्ष के लोग देते हैं, तो वे अपनी हार से बचने के लिए इस प्रकार की ढाल को बनाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपके विद्वान दर्शकों को कि विपक्ष को अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, लोकतंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत रखना चाहिए और जनता हित के जो मुद्दे हैं उन्हें सड़क से लेकर सदन तक उठाना चाहिए। ठीक, आज नागेंद्र आप जी, देखेंगे नागेंद्र जी, मेरा यही जो सवाल गंदर जी ने जिस पे जवाब दिया, मैं उसी पे जवाब चाहता हूं कि क्या देखिए निष्पक्ष है तो निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है कि एक मैसेजिंग जो होती है वो भी बहुत जरूरी है कि जनता तक से एक सही संदेश पहुंचे कि न्याय हुआ है। न्याय मिलना ही जरूरी नहीं है, न्याय होता हुआ दिखना भी जरूरी है। और ये चाहे चुनाव आयुक्त सिलेक्शन की बात हो या फिर बात कर लीजिए महाराष्ट्र इलेक्शन की कि जो नंबर्स आए निकल के उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, इनके अगर ईमानदारी से और जिम्मेदारी से जवाब दिए जाए तो इस तरह के सवाल शायद आगे नहीं उठेंगे। नागेंद्र जी, चलिए लगता है कनेक्शन टूट गया। यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।